और ये दुर्भाग्य है। अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं? घोर अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है, काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। हम न्यायपालिका केवल हमारे हिंदुस्तान में स्वतंत्र एक अपना अंग रह गई है, उसको भी हम अपनी सियासत में शामिल कर रहे हैं। मैं आपत्ति करता हूँ, घोर आपत्ति करता हूँ। दूसरी बात कि जब इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ी गईं, जब इस देश में इमरजेंसी लगी, इतना बड़ा काला अध्याय लिखा गया, तब किसी के आंख की पट्टियां नहीं खुली। सारे के सारे किस पट्टी को लगा, किस पट्टी को लगा? मेरे इतिहास सुरंग में घुस गए, मेरे इतिहास की सुरंग। अच्छा एक बात बताइए, चलाई नहीं, आप कह दीजिए हमने सरकार नहीं चलाई, आप कह दीजिए कि हमने सरकार ही नहीं चलाई। भाई एक बात ये बताइए कि अगर जो भी आप होता है, आप व्यवहार कैसे चलाते हो? आपके कुछ बाप दादाओं के भी व्यवहार रहे होंगे, उनसे पहले के भी, कि आप केवल अपने व्यवहार विकास से चलाएंगे और विकास राधे श्याम से चलाएंगे? ऐसा कैसे संभव है? जो पूर्व में हमारे पूर्वजों के व्यवहार अनिल वर्मा शेखर, रात के 10 बजे हैं और अब हम एक बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज की इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनिल मिश्रा जी, पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद सदस्य जैन साहब के प्रतिनिधि हैं, और राधे श्याम छात्र नेता हैं, छात्र सभा के नेता हैं, और कांग्रेस से शुभम तिवारी जी हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष, और राजेंद्र अन्वेषा पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता कायमगंज से जुड़ रहे हैं, आज काफी दिन बाद स्वागत है डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी का। और हम विषय की ओर चले, इससे पहले ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, आप भी मिठाई की उम्मीद में होंगे। इस सप्ताह का जो लीडर ऑफ द वीक है उसकी घोषणा होने जा रही है। और पिछली बार अनिल मिश्रा जी से हमने गैस लगवाया था, अनिल मिश्रा जी ने कहा था कोई युवा होगा, तो उनका जो गैस है वो सही साबित हुआ। और आप सब लोग अपने अपने स्थान से अगर ताली बजाना चाहें, स्वागत करना चाहें, तो विकास पांडे के नाम पर स्वागत कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। विकास पांडे सप्ताह लीडर ऑफ द वीक चुने गए। तो हमारी जो चयन समिति है, अनिल गंगवार जी, प्रभात अवस्थी जी और अनिल गंगवार जी, प्रभात अवस्थी और राजेंद्र मिश्रा जी, इन्होंने विकास पांडे जी के नाम की सरस्वती की है। काफी अच्छी प्रस्तुति रही है, हाँ सही प्रस्तुति रही है पिछले सप्ताह। अब जो और लोग प्रतिद्वंदी रहे, नंबर 2 नंबर 3 पे रहे हैं पैनल में, उन्हें ये प्रयास करना है कि विकास कहीं रिपीट ना कर जाए अगले हफ्ते भी। तो ये भी प्रक्रिया है कि रिपीट भी कर सकते हैं। वो अनिल मिश्रा जी रिपीट नहीं सप्ताह कर पाए, लेकिन विकास पांडे कहीं रिपीट ना कर जाए, इसके लिए आप सबको अपनी प्रस्तुति और बेहतर करनी है। और जो निर्णायक समिति है उसके पैनल में आपको नंबर 1 बनाना है। तो एक अच्छा जो प्रयास हम लोगों ने किया, चयन समिति के लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, और काफी माथापच्ची करने के बाद में मेरे पास नाम सरस्वती के लिए आते हैं, और उसके आधार पर हम लोग नाम की घोषणा करते हैं। चलिए आज एक विषय की ओर चलते हैं। प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और महत्वपूर्ण स्थानों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आज उन्नाव में, बांगरमऊ में नुक्कड़ सभा थी, और वहाँ साक्षी महाराज का भाषण था। तो नुक्कड़ सभाओं में अच्छी सभाएं, और खासतौर से उपचुनाव की जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं वो काफी महत्वपूर्ण होती है। बड़े बड़े नेता हम लोगों ने भी यहाँ देखे हैं उपचुनाव, इसलिए उसका आकलन है कि बड़े बड़े नेता आकर के पूरा जोर लगाते हैं। साक्षी महाराज अपने बयानों के लिए वैसे भी चर्चित रहे हैं, यहाँ हम लोगों से बहुत नजदीकी से उनका वास्ता रहा है। समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। तो आज उन्होंने एक बयान दिया, और उस बयान को अपनी कसौटी पे आज हम लोग कसेंगे। अपनी अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उसके आधार पर साक्षी महाराज ने कहा
कि जो शमशान और कब्रिस्तान की जगह है, उस उन इन इन जो समाज है इनके अनुपात के आधार पर जगहें तय हों। उनका तर्क है कि किसी किसी गांव में किसी किसी स्थान पर केवल एक परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे हिंदू धर्म के लोगों की हमारी शालीनता और धैर्य की परीक्षा न ली जाए। हम लोग तो गांव में कहीं अंतिम संस्कार करते हैं, किसी खेत की मेड़ पर अंतिम संस्कार कर देते हैं, हम गंगा के किनारे अंतिम संस्कार कर देते हैं, हम जगह नहीं घेरते हैं और कब्रिस्तान के नाम पर होते हैं। तो ये बयान जो है साक्षी महाराज का आया। और यहाँ भी कल कार्यक्रम था, मेन बयान साक्षी महाराज का ही है। यहाँ भी कल कार्यक्रम था मिशन शक्ति जो चल रहा है, उसमें भी विधायक सुशील सागर ने ये कहा कि महिलाओं को जो अधिकार हैं वो हिंदू धर्म में अधिक मिले हुए हैं, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इनमें वो अधिकारों का वो अनुपात नहीं है जो हिंदू धर्म में। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात बिना हिंदू और मुसलमान के नहीं हो पाती। उन्हें लगता है कि जब तक हिंदू मुसलमान की बात ना करी जाए तब तक फायदा नहीं होने वाला। शुभम तिवारी, ये जो चुनाव के समय में साक्षी महाराज ने जो नया राग अलापा है, कई बार विवादित बयान वो देते हैं, पार्टी उन्हें गंभीरता से लेती है नहीं लेती है अलग चीजें हैं। कई बार आप भी जब डिबेट में बैठे तो आपने साक्षी महाराज के भाषण कोट किए हैं। तो ये जो चुनाव में जो उनका भाषण है और उन्होंने जो शमशान बनाम कब्रिस्तान की बात कही है, हिंदू बनाम मुसलमान की बात कही है, ये क्या संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन निश्चित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की ही राजनीति करती है, इससे ही उसे फायदा है। पार्टी अपनी उपलब्धियों की भी बात करती है, लेकिन जब चुनाव चल रहा है तो साक्षी महाराज सरकार की उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करते? जो जिनको लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों के उन सरकार की उपलब्धियों को लेकर के सरकार पार्टी चुनाव क्यों लड़ती? उस समय साक्षी महाराज जैसे नेताओं को हिंदू मुसलमान में लाइन खींचने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ये आपसे चाहेंगे कि आज आप ही इस चर्चा की शुरुआत करें और बताएं कि जो साक्षी महाराज का आज का भाषण है वो किस ओर संकेत कर रहा है। देखिए शेखर जी, पहले तो जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, साक्षी जी के विषय पर, तो मैं पहले साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि साक्षी जी जिस कैटेगरी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी उनको किसी तरीके से सीरियस नहीं लेती है। क्योंकि जब उनको उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, मैं उनके कुछ पुराने बयान याद दिला दूं कि यही साक्षी जी हैं जिन्होंने एक संत समागम में बोला था कि हिंदू महिलाओं को जो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री जी इसके अलावा कुछ बोल रहे थे। वो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। तो आज हम लोग उन्हीं साक्षी जी की बात को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इनको बहुत गंभीरता से तो नहीं लेता हूं। और जो हिंदू मुस्लिम की बात है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो भी मेरी बात से कहीं ना कहीं अंदर खाने समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान स्थिति में हम लोग के देश में कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से देश में एक गंभीर समस्या पैदा हुई है। बात बेरोजगारी की करते तो बेहतर होता। बात अपने इतने समय तक भारतीय जनता पार्टी जो सरकार रही है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, उसके विकास की करते, अपनी कुछ उपलब्धियों की बात करते तो बेहतर होता। लेकिन फिर घूम फिर के रिजल्ट वही शून्य होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपनी एक सोच है, एक आधार है, ये कुएं के मेढकों वाली यहाँ पर एक सोच बना रखी है कि हम तो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम के ऊपर बोलेंगे, विकास की बात कर नहीं सकते क्योंकि 6 साल में कुछ हुआ नहीं है केंद्र स्तर पर। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आज साक्षी को यह बयान उपचुनाव में आके देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर वाला मुद्दा जितनी तेजी से उठाया था वो उसका पटाक्षेप हो चुका है। अब जनता में बोले क्या, उपलब्धियां गिनाने को कुछ रह नहीं गई है। और इसी के साथ साथ जो उन्होंने एक बात बोली है उससे भी साक्षी जी की बात का आकलन हो रहा है कि उन्होंने अपने बयान के साथ जोड़ा है कि हमारी धैर्य की परीक्षा ना लें। अब मैं पूछना चाहता हूं कि साहब वो ये बयान किसको दे रहे हैं? धैर्य, उनके धैर्य का परीक्षा कौन ले रहा है? मोदी जी ले रहे हैं या योगी जी ले रहे हैं? क्योंकि 6 साल से केंद्र में आप बैठे हैं,
प्रदेश में आप बैठे हैं, अब आपके धैर्य की परीक्षा साहब कौन लेगा? ये तो कहीं ना कहीं यही बात हो गई कि लश्कर भी तेरा है और सरदार भी तेरा है, सच को झूठ लिखने वाला अखबार भी तेरा है, जुर्म मुजरिम करे सजा बेगुनाह को मिलती है कोई, क्योंकि सरकार भी तेरी है और दरबार भी तेरा है। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है साक्षी जी, आखिर ये बात किसके लिए कह रहे हैं? और देखिए एक बहुत सीधी सीधी बात है कि जिस तरीके राजनीति में कहीं ना कहीं शिक्षित होने का एक बड़ा जो है असर पड़ता है। वर्तमान स्थिति अगर हम अपने देश की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो समस्या है बेरोजगारी, समस्या है जो भुखमरी का व्यवस्था अपने अपने लोगों के बीच में कायम हो चुकी है, समस्या है बढ़ता अपराध। इस पर अगर साक्षी जी जैसा सांसद कुछ बोलता तो कहीं ना कहीं हम भी स्वागत करते कि आपने अच्छे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, अपनी उपलब्धियां गिनवाइए, लेकिन घूम फिर के वही बात हिंदू मुस्लिम की, तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी वाले बेशक हमें गाली दे लें, लेकिन हम बात पढ़े लिखों वाली करना पसंद करते हैं, हम बात देश को मजबूत करने वाली करना पसंद करते हैं, और अगर कुछ हमने गलत किया है तो उसके लिए हम उस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप अगर गलत बोलेंगे तो साफ देखिए आपकी इस बात का हम विरोध करते हैं। सरकार आपकी है, जैसे आप कृषि बिल ले आए थे, जैसे आप कृषि बिल ले आए, ऐसे ही तानाशाह सरकार आपकी है। आप साहब मोदी जी से कहिए, योगी जी से कहिए, या हो सकता है आपकी सुनी नहीं जाती हो, आपको सिर्फ इसी तरीके से प्रचार के लिए रखा गया होगा कि जाओ साहब तुम्हारा काम केवल प्रचार करना है, अखबारों में छपो, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारी चलनी है नहीं। ये सब स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ करेंगे, उपलब्धियां बता के चुनाव होना चाहिए, और अन्यथा जो है ये बात मोदी जी से कहते तो शायद नया कानून बनता, जैसे कृषि बिल में बना, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं जो हास्यप्रद भी है और तानाशाही भी उसमें झलक रही है। तो साहब ये कानून भी बना देंगे तो बड़ी बात नहीं है, तानाशाह सरकारों में ऐसा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम साक्षी जी के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं वो भी चुनावी जुमला होता है, क्योंकि 15-15 लाख सबके में आ चुका है अकाउंटों में। अब साक्षी जी बोल रहे हैं पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं, हिंदू महिलाओं से जनसंख्या बढ़वाने की बात करते हैं, वही साक्षी जी है, तो उनके बयान का भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सोचे, हम लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। शेखर जी, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, घर पर्दे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं, और मुद्दे और भी हैं उठाने को सियासत में, कब इनमें शामिल शमशान और कब्रिस्तान हो जाएं, और आज शामिल हो गए। साक्षी जी ने जो बयान दिया है, उस बयान की गंभीरता और आने वाले वक्त की विभीषिका को आंकते हुए गंभीरता से लेने की बात हो रही है। ये बयान जो आया है आज शमशान और कब्रिस्तान का, क्या कल साक्षी जी ये तय करेंगे कि हिंदू प्रार्थना करेंगे कि ये अनुपात इतना रख देना, ये अनुपात इतना रख देना? क्या हास्यास्पद और जो है वो विकास की बात की गई है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आप हमेशा जो है आप ऐसा बयान देते हो कि जिसमें सबका अलगाव और सबका विनाश। ये क्या, जब से थोड़ा सा आतंकवाद बढ़ा, थोड़ा सा हिंदू मुसलमान के बीच में एक मानसिक दूरी बढ़ी, आपने अपना शुरू करा, ये तब बड़ा जाता है ना, ये तब बड़ा जाता है जब आदमी के पास में गिनाने को कोई उपलब्धि नहीं होती, जब आदमी के पास में बताने को कहीं पे कोई बात नहीं होती। आज विकास जो है वो अपने लीडर और भी कह रहा हूं, लेकिन विकास की बात करने को नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास, इसलिए साक्षी जी को इस तरीके का बयान देना पड़ा। ये नफरत के बयान है, इनकी मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं कहता हूं कि भयावह, कभी कहते थे कि हिंदू फिरका परस्ती नहीं आती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। अब तो स्थिति यह है कि मस्जिद पे अगर कोई परिंदा बैठ गया करके, कोयल भी बैठ गई, तो उसके बाद में कब उसको निशाना करने को तैयार हो जाए। इसलिए मैं साफ तौर के ऊपर आगाह करता हूं कि समाज के साथ खिलवाड़ न करने की बात न करें, कहीं पे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने की बात न करें। ये बयान समाज विरोधी हैं, ये बयान राष्ट्र विरोधी हैं, मैं इनकी निंदा करता हूं। मैं मोदी जी से भी मांग करता हूं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि वो अपने जो है इनको खामोश करें, इस तरीके के सभी तत्वों को खामोश करें जो भारतीय जनता पार्टी में रह करके समाज का बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान का बंटवारा करने की बात कर रहे हैं। सुबह में एक शेर सुनाया था, मैं थोड़ा उसको सही संशोधित करे दे रहा हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार, लश्कर भी तुम्हारा है,
सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और ये दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है, ये कहा गया था। लेकिन जब जब बात होगी केवल हिंदू और मुसलमान की नहीं, किसी भी जात के साथ में सत्ता में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर दुरुपयोग करने की बात करेगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे जैसे कार्यकर्ता पहली पंक्ति पे आकर के उसका विरोध करने की बात करेंगे। हिंदुस्तान सबका है, की जागीर नहीं, हिंदुस्तान किसी की जागीरदारी मनसबदारी नहीं है। साक्षी मिश्रा जी जी हाँ मिश्रा जी बोलिए, राजेंद्र नाथ मिश्रा जी। हाँ जी शेखर भाई, बड़ी विडंबना है कि जब भी चुनाव आते हैं तब भाजपा को मस्जिद दिखाई पड़ती है, शमशान दिखाई पड़ता है, कब्रिस्तान दिखाई पड़ता है, राम मंदिर दिखाई पड़ता है, कृष्ण जन्मभूमि दिखाई पड़ती है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये हमेशा देश को विभाजन करने वाले, हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाले, जो लड़ाने वाली बात करते हैं। भाई हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, जो संप्रदाय की बात करता है, जो जात की बात करता है, वो देशद्रोही है। इस देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म है, विभिन्न संप्रदाय है। अगर अब एक धर्म की बात करते हैं, एक जात की बात करते हैं, तो यह अन्याय देश के प्रति, देश के प्रति गद्दारी है, देश को बर्बाद करने। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के समय ये इसी तरह शगुफा छोड़ देते हैं। 2014 में इन्होंने शगुफा छोड़ा था शमशान का। हम बता दें, शमशान का जब तुमने कहा तो कितने शमशान तुमने बनवा दिए। कब्रिस्तान की बात उठाई थी 2014 में, ये बात उठी थी, तो कितने भाजपा ने शमशान बना दिए, बताए एक भी? कोई विकास की बात नहीं करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, बेरोजगारी की बात करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नफरत की बात करते हैं। हमेशा नफरत की बात इन्होंने की और इसी बल पर ये जो है सत्ता पे पहुंचना चाहते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने एक बयान दे दिया तो उस पर हंगामा काट दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अनशन पर बैठ रहे गुजरात, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बताइए, शिवराज सिंह जी ने आज क्या कोई बयान दिया? क्या साक्षी जी पर कोई लगाम कसी? क्या साक्षी जी को निंदा की? हमारे तो केंद्रीय नेता ने कमला जी से कहा है कि आप माफी, क्या हो गए आपसे अगर गलत शब्द निकल गया। आज मोदी जी ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा साक्षी? तो वो तो इनका हाईकमान ऐसे नेताओं को छूट दिए हुए, गिरिराज किशोर है, साक्षी जी है, ये आप अनशन बकते रहिए, बकिए इस तरीके से हिंदू मुस्लिम को विभाजित करिए, हिंदू मुस्लिम को नफरत पैदा करिए। ये तो इनकी फितरत है। इनकी कथनी और करनी में शेख भाई बहुत बड़ा अंतर है। और जब भी चुनाव आते हैं, 19 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने बालाकोट इशारा हमेशा बालाकोट में किया, आतंकवादियों के किया। ये कांग्रेस ने तो जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा जी ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश। जी, हमने कहा जो उन्नाव के माननीय सांसद साक्षी महाराज जी का बयान आया है, निश्चित तौर पर वो एक ऐसा बयान है जो धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। शेखर जी, जब परीक्षा मतलब दाखिला होता है तो एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम उस हिसाब से होता है, कोई 9वीं में दाखिला लेने गया तो उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 8वें के आएंगे। तो ये देखा जाएगा कि बच्चा पिछली साल क्या पढ़ता रहा, उसे याद है या नहीं। तो एंट्रेंस एग्जाम लेकर उसे 9th में एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन जब 9th की छमाही परीक्षा होती है तो 9th में 6 महीने तुमने क्या पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उपचुनाव में इनको ये बताना चाहिए था कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 3.5 वर्ष में इतने अस्पताल बनवाए, इतनी सड़कें बनवाई, इतने पुल बनवाए, इतनी यूनिवर्सिटी बनवाई, इतने शिक्षण संस्थान बनवाए, स्वास्थ्य विभाग में ये परिवर्तन किया, पुलिस विभाग में ये परिवर्तन किया, इतनी नौकरियां दी। ये सब चीजें इनको बतानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर हमारे गांव में एक कहावत हमारे गांव में सबके यहाँ कही जाती है ग्रामीण स्तर पर कि जब चोर भैंस खोलने आते हैं तो एक चोर घंटी लेके दूसरी गली में भाग जाता है बजाता हुआ घंटी खोल के,
और भैंस लेके चोर दूसरी गली में चले जाते हैं। ग्रामीण समझते हैं जिधर घंटी बज रही उधर ही चोर गया है, गांव वाले उधर भाग जाते हैं, भैंस तब तक चोरी चली जाती है। तो ये घंटी बजाने वाले चोर हैं कि घंटी बजा के उधर भाग जाओ, लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे, तब तक हमारे साथी भैंस खोल के ले जाएंगे। तो ये भैंस सहित खोया लोग गांव में कह दो कि भैंस सहित खोया कर दो, ये भैंस सहित खोया करने वाले लोग, इनका ये तरीका है। इन्होंने 2014 के बाद मुल्क की ये हालत कर दी है कि इन्होंने इतनी नफरत फैला दी कि जानवरों में भी बंटवारा हो गया, और न जाने कब गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अनुपात में आपने लोकसभा के मेंबर हैं, आप विधायक पार्षद से लेकर इस समय भूमि विकास सहकारिता से लेकर राष्ट्रपति तक सब कुछ आपका है। आप लोकसभा के मेंबर हैं, कोई चीज आपके दिमाग में आई, कोई चीज जनता ने आपको बताई, आप उसे सदन में रख सकते थे, सरकार आपकी थी, आप पास करा सकते थे, आप लागू कर सकते थे, जबरदस्ती लागू कर सकते थे। सिर्फ चुनाव के वक्त भाषणों में इस तरह की बात करना निश्चित तौर पर जनता को गुमराह करने जैसा है। जब आपने ये क्यों नहीं कहा अनुपात में पुलिस थाने होने चाहिए, अनुपात में डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए, अनुपात में स्कूल होने चाहिए, अनुपात में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आप अगर हर चीज को अनुपात में मानना चाहते हो, आप जनसंख्या में मानना चाहते हो, हिंदुओं इतने बच्चे पैदा करें, तो जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि अनुपात में आरक्षण का बंटवारा कर दो, तब आप लोग पीछे क्यों हट जाते हो? हम भी तो अनुपात में ही मांग रहे। जब आप कब्रिस्तान और शमशान अनुपात मांग सकते हो, तो अपने अधिकार की लड़ाई, अपने अवसर की लड़ाई अनुपात में नहीं मांग सकते। निश्चित तौर पर शेखर जी, ये जो बयान है ये दर्शाता है कि पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने और 3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। इसीलिए इस तरह के बयानों का लेना पड़ रहा है। जैसे कि अभी बिहार बता दिया, ठीक है राधे हो गया। हाँ, महेंद्र गुप्ता। सभी को नमस्कार। और ये जो बयान साक्षी जी ने दिया है, ये वाकई में मैं इसकी निंदा करता हूं। हमारा भारत देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जहां सभी धर्म के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। माननीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू वोट से ही जीते हैं, कई मुस्लिम भाइयों ने भी उनको वोट दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश की आजादी में मुस्लिम वर्ग का कोई योगदान नहीं रहा, चाहे वह वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, टीपू सुल्तान हो, सैयद रहमत शाह हो, या अन्य कोई भी हो। और सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा सभी से, साक्षी जी से ही नहीं, सभी से जो मुस्लिम विरोधी जब बातें करते हैं कि 7 संदूकों में बंद कर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में बंद कर दफन कर दो नफरतें, क्योंकि इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। इस समय इस कोरोना काल में जब एक दूसरा पूरा देश ही मतलब वैश्विक महामारी से परेशान है, अब तो स्थिति थोड़ी कंट्रोल आ गई है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी हमारे देश के सिपाही हैं। जो भी आपस में इस तरह की बातें करते हैं वह कभी भी अच्छा नेता नहीं हो सकता, कभी भी देश के हित में और राष्ट्र के हित में अच्छा नहीं सोच सकता। मैं तो यही कहूंगा कि कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है मुसलमान बन जाओ, लेकिन मैं डॉक्टर महेंद्र कहता हूं कि कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि हर मजहब की पहचान बन जाओ। तो मैं यही कहूंगा कि ये वाकई में बहुत निंदनीय बयान है और इस पर अमल करना चाहिए। भाई साहब, मैंने बड़े धैर्यपूर्वक अपने सभी साथियों को सुना है। जहां तक उन्नाव के सांसद
श्रीमान साक्षी जी महाराज के बयान का संदर्भ है, मैं समझता हूं ये उनका निजी बयान होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बयान को इस तरीके से इसे नहीं लिया जा सकता, किसी पार्टी की विचारधारा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे दूं कि इस देश की मुस्लिम महिलाओं ने क्या दंश नहीं झेला और क्यों, किस कारण से धारा 3 तलाक के, किस कारण 3 तलाक के मुद्दे को कांग्रेस, मैं सीधे नाम लेकर के कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस 3 तलाक के मुद्दे को हिलगा के रखा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देने के बावजूद भी पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि उस निर्णय को संसद में जाके पलट दिया गया। किस वोट बैंक की खातिर? जो हम पर धर्म के आधार पर राजनीति करने की आरोप लगाते हैं, वो अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहते हैं। उनका गिरेबान लाल है, दागदार है और पूर्णतः रंगा हुआ है इस धर्म आधारित राजनीति पर। इस देश ने दंगे देखे हैं, इस देश ने क्या नहीं देखा। इतिहास के बड़े बड़े दंगे जिनके शासन कालों में हुए हैं, वो इस बात की हमें नसीहत ना दें कि धर्म के आधार की बात क्या होती है। जैसा कि कांग्रेस के एक साथी ने कहा है, भगवान राम को जो काल्पनिक कहते हैं, आप समझिए इस देश का दंश देखिए। ये एक तरफ कहते हैं धर्म आधारित राजनीति, ये अपने आप को स्पष्ट ही नहीं कर पाए कि ये किधर हैं, ना इधर हैं ना उधर हैं, ना तेरे दर हैं ना उसके दर हैं, ये सब दर बदर हैं आज, क्योंकि ना इसके दर हैं ना उसके दर हैं। ये सारे दल आज जो हैं वो दर बदर हैं और केवल इसी वजह से हैं कि इनकी नीति स्पष्ट नहीं है, इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीति में भी खोट है। केवल यही कारण है कि ना ये हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं, ये किसी के भी नहीं है, ये केवल वोट बैंक के हैं। इन्हें एन केन प्रकार वोट चाहिए, वरना इस देश ने ये दंश नहीं झेला होता। मैं आपको बता दूं कि राम को काल्पनिक कहने का हलफनामा किसने दायर किया था, किसने राम सेतु के ऊपर हलफनामा दायर किया था। यहाँ बड़े बड़े हमारे साथी बैठे हुए हैं, क्या इस बात की जिम्मेदारी पूर्वक बयान देना चाहेंगे कि इस चीज की जिम्मेदारी किनके ऊपर आती है, किसने दिया है? एक हमारे यहाँ पे बड़े मान्यवर साथी, हमारे आदरणीय साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जब चुनाव आता है तो राम मंदिर की बात होती है, धारा 370 की बात होती है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी बात करते हैं। हम बात नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो में अगर लिखती है तो उसे करके दिखाती है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर बनने का मुद्दा हो, ये हम करके दिखाते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ये मुद्दा जो है वो कोर्ट से हल हुआ। अरे भाई साहब, कोर्ट से अगर हल होना होता तो 10-10 साल सरकारें चला आए, आपकी सरकारों में कोर्ट में हल नहीं कराया गया। ये हम सब जानते हैं कि क्या किया गया, क्यों ये मुद्दा को हिलगाए रखा गया और किसने हिलगाए रखा। दूसरा विषय मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा है, मैं इनसे पहले एक विषय और रख दूं, जहां तक धर्म के आधार की राजनीति की बात होती है, एक शेर छोटा सा मैं कह दूं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ये सियासत है साहब, यहाँ जो जनता चाहती है वही होता है, यहाँ किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। आप लोग डिबेट में कह लीजिए कि हमने विकास नहीं किया, हमने ये नहीं किया, ये जनता तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता और उनके विकास को जनता दोबारा। एक मिनट मैंने धैर्यपूर्वक सुना, मैंने अपने धैर्यपूर्वक सुना, सुन लीजिए साहब, मुझे अकुलाहट आपकी समझ आती है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मेरे मित्र सुन लीजिए, बीच में बोलने का अनुभव मुझे तुमसे ज्यादा है मेरे भाई। मैं बीच में अगर बोलना चाहूं तो मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूं, मुझे सुन लीजिए ना। मुझे आपसे बड़ी शालीनता की उम्मीद है भाई, आप बड़े शालीन व्यक्ति हैं, भले ही पार्टी किसी में हो लेकिन आप बहुत शालीन हैं। अब दूसरा विषय आता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि बकरा मुसलमान और गाय हिंदू हो जाती है। जब इस राज्य में कांवड़ यात्रा पे परमिशन बैन हो जाए, जब इस राज्य में कांवड़ यात्रा निकालने पर बैन हो जाए, तो निश्चित तौर पर बकरा मुसलमान और गाय हिंदू हो जानी है, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अब किसी चीज पे बैन नहीं होता है साहब। यहाँ हर किसी को परमिशन है, लेकिन एक नैतिकता के आधार पर फिर सब पे बैन है। ये योगी जी की सरकार है जहां कोरोना काल में मंदिर भी बंद रहे और मस्जिदों में भी ताले रहे। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ कांवड़ यात्रा बैन नहीं होती है। ये हमारे समाजवादी पार्टी के साथी याद कर लें। और जब भाजपा सरकार ने कुछ किया ही नहीं, अभी एक साथी ने कहा भाजपा सरकार ने कुछ किया नहीं साहब, 3.5 साल में बड़ी बड़ी बातें हैं, बयान है, बयानों पे मुझे हैरत होती है। जब भाजपा सरकार ने कुछ किया ही नहीं है 3.5 सालों में, तो फिर इतनी अकुलाहट क्यों इन विपक्षियों में आ जाती है जरा सा बयान आने पर। मैं समझता हूं
कि इन्हें पता है कि भाजपा सरकार ने जनता के दिलों में जगह बना ली है जिसे हम निकाल नहीं पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि अभी तक जो हमारे साथ होता रहा वो केवल पूरी राजनीति हो रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करता हूं। 4 यूनिवर्सिटी आप बता दो, देखिए शेखर जी, यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या कानपुर विश्वविद्यालय जैसी 4 यूनिवर्सिटी पार्टी की बनवाई है जो ये पूछ रहे आपने, और कितने लोगों ने हड़प कर बनवाई है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। समाजवादी पार्टी की बनवाई है आपने जौहर यूनिवर्सिटी। हाँ शेखर जी, जैसा आपने कहा मैं आ रहा हूँ इस मुद्दे के ऊपर। अरे कौन मर जाए इस सादगी पे है खुदा, लड़ते भी हैं नहीं, बड़ी बड़ी पुरानी करी, बड़ी इतिहास की करी। मैं देख रहा हूँ कि जब भी बात होती है वर्तमान की, सीधे सीधे इतिहास की सुरंग में घुसने की कला निश्चित रूप से मैं समझता हूँ हमें आती है और ना कांग्रेस को आती है। एक बात बताइए, कितनी आपत्तिजनक बात जो है वो आज इस बुलेटिन में जो कही गई है। ये कहा गया है कि कोर्ट में इतने सालों से चल रहा था मामला, इतनी सरकारें रहीं, लेकिन किसी सरकार ने कोर्ट में इसको हल नहीं करवाया। क्या कोर्ट पे सरकार का दबाव होता है? और क्या हिंदुस्तान न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया की कल्पना की जा रही है? तो सरकार दबाव डालेगी? इसी बात को इनसे मतलब क्या है? अदालत को इस बहस में घसीटने का इनका तात्पर्य क्या है? कौन सी सरकार थी जो कोर्ट पे दबाव डाल देगी तुरंत फैसला कर दो? किस के दौर में फैसला हुआ और किस सरकार ने उसको लेने की बात? ये जवाब दीजिए, कौन सरकार है कि जो अपने देश के कोर्ट के ऊपर दबाव डाल सकती है? संविधान के विपरीत बात आज इस बुलेटिन में आ गई। सबसे पहले ये मुद्दा तय होना चाहिए कि संविधान के विपरीत आचरण की बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने स्वीकार करी है। इसमें मोदी जी क्या कहेंगे, योगी जी क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहेंगे, ये विषय है मान्यवर। इस बात को तय होना चाहिए। हम न्यायपालिका केवल हमारे हिंदुस्तान में स्वतंत्र एक अपना अंग रह गई है, उसको भी हम अपनी सियासत में शामिल कर रहे हैं। मैं आपत्ति करता हूँ, घोर आपत्ति करता हूँ। दूसरी बात कि जब इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ी गईं, जब इस देश में इमरजेंसी लगी, इतना बड़ा काला अध्याय लिखा गया, तब किसी के आंख की पट्टियां नहीं खुली। सारे के सारे किस पट्टी को लगा, किस पट्टी को लगा? संविधान की बात मेरे इतिहास सुरंग में घुस गए, मेरे इतिहास की सुरंग। अच्छा एक बात बताइए, चलाई नहीं, आप कह दीजिए हमने सरकार नहीं चलाई, आप कह दीजिए कि हमने सरकार ही नहीं चलाई। भाई एक बात ये बताइए कि अगर जो भी आप होता है, आप व्यवहार कैसे चलाते हो? आपके कुछ बाप दादाओं के भी व्यवहार रहे होंगे, उनसे पहले के भी, कि आप केवल अपने व्यवहार विकास से चलाएंगे और विकास राधे श्याम से चलाएंगे? ऐसा कैसे संभव है? जो पूर्व में हमारे पूर्वजों के व्यवहार है, पहले के व्यवहार है, हमें उनका भी लेखा जोखा रखना पड़ेगा। श्रीमान जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सरकार चलाई, हमने न्यायालय नहीं चलाए, हमने न्यायालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करा। ये आपको मुबारक हो। ये संविधान के आचरण नहीं कर सकता है। नहीं, आपके पास आपका इतिहास, आपके अध्याय बहुत काले हैं, क्या काले हैं। इस देश ने क्या नहीं देखा? 84 के दंगे देखे, इस देश में बड़े बड़े साहित्यकारों को उठा के रातों रात जेल में ठूस दिया गया। इस देश ने क्या नहीं देखा? जैसा कि सच्चिदानंद स्वामी हरसाक्षी जी महाराज ने बयान दिए। मानवर इस मुद्दे पे मैं आग्रह करूंगा शेखर जी से, सुनिए, एक जो है बड़ी डिबेट रखिए और जिसमें विस्तार से बात हो जाए। इस देश ने राम रथ के ऊपर राज गद्दी पे खाकी पुतले को जूते पहन करके चलते देखा। इस देश ने भगवान श्री राम के स्टिकर नाली में गिरते हुए पाए गए। इस देश ने धर्म के साथ राजनीतिक दल को खिलवाड़ करते हुए देखा। मैं विस्तार से करना चाहूंगा किसी और दिन। हमारे साथी मंत्री को लेकर के राम को काल्पनिक कहा गया। चाचा ताऊ जी, इस देश ने राम को काल्पनिक, अरे समय राम हमारे रोम रोम में बसे, राम कंचन में बसे, राम हमारे आराध्य देव हैं। मरते समय धोखे से अगर कहीं राम का नाम जुबान पे आ जाए
तो हमें आप- मोक्ष मिल जाता है। आप जैसे व्यक्ति, आप हम जैसे राम के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करते, ये बात स्वीकार राम के नाम के करते साथ खिलवाड़ नहीं करते। को कलंकित करते हैं। आप एक बार तो ये बात स्वीकार करें कि राम को करने वाले कलंकित करते हैं। अगर धैर्य हो तो हमारे अगर आप विस्तार से विकास जी, अगर आप सुनने की जब बात खुल के आई है, स्वामी साक्षी इसी दिन महाराज ने दिया है। एक अरे जो है वो मीटिंग पूरी की पूरी इसी मुद्दे पर रखिए शेखर जी, विस्तार से बात होगी आमने सामने। विकास जी, अगर आप सुनने की ताकत रखते तो आप देंगे। आपने हिम्मत है। हमारे कांग्रेस के साथी अगर सुन लें तो एक विषय में और रख दूं यहाँ पर। डरते जवाब सुनने से, डर क्या रखो, मैंने सुनी। अरे भाई आप घबराते बहुत हो, जवाब तो सुनो। आपने आरोप लगाया, जवाब तो सुनो। देखिए एक बात बहुत साफ, एक बात यहाँ बहुत साफ निकल के आ गई है कि साक्षी जी को विकास जी ने भी अलग छोड़ दिया है। एक बात बहुत साफ समझ में आ गई कि आज साक्षी जी बिल्कुल अकेले हैं, उनके साथ विकास जी भी नहीं खड़े हुए। और विकास जी, मुझे अच्छा लगा कि आपने कह दिया कि साक्षी जी का निजी बयान था। मुद्दे पे आइए। और यहाँ पर अभी एक बुद्धिजीवी डॉक्टर मोहन गुप्ता जी का विकास का कोई रिश्ता कभी रहा ही नहीं। साक्षी जी का विकास से रिश्ता ही नहीं रहा कभी, थोड़ा कहा। लेकिन विकास जी ने आज बोलते बोलते एक बहुत अच्छी बात बोल दी कि जो राम मंदिर पर फैसला आया है वो न्यायालय द्वारा नहीं आया है, वो भाजपा द्वारा आया है। विकास जी ने अपने शब्दों से मतलब इस डिबेट में मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में गलत बात आपने स्वीकार किया, ये आपने स्वीकार किया है कि न्यायालय में जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से आया है। अब अगर हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, अब अगर हम ये कहते हैं न्यायपालिका खतरे में है, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिबेट में बैठ के माना है कि भारतीय जनता पार्टी के दम पर यह फैसला आया है। कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं। आपसे तो मोदी जी को सीखना चाहिए। अरे आप जैसे धुरंधर व्यक्ति से तो मोदी जी को सीखना चाहिए साहब कि सच्चाई से इस बात का आपने सामना किया कि कोर्ट के ऊपर आपने प्रेशर आउट करके ये मुद्दा सॉल्व करवाया। बधाई के पात्र अकेले बात जिसने ये बात कही कि हमने कोर्ट को मैनिपुलेट करा, आपने न्यायालय को मैनिपुलेट किया विकास जी। और किस बात कर रहे हैं आप? आज किस मुस्लिम की महिलाओं की बात कर रहे हैं आप? इस तरह अपने सांसद की बात नहीं मानना चाह रहे। आप सांसद कब्रिस्तान का बयान दे रहे हैं और आप जो है तरीके से वोट साधने की राजनीति कर रहे हैं। ज्ञान मत बांटिए। और मैं खुला चैलेंज करता हूं आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का खुला चैलेंज करता हूं, अगर हो 56 इंची सीना तो रात के 8 बजे या रात के 12 बजे मोदी जी मुनादी कर दे इसी बात की कि हम यही करके चलेंगे जो साक्षी जी ने बोला है। अगर हो हिम्मत जनता पार्टी में, आपको क्या बात करते हैं आप? जब किस अनुपात की बात जाएगा बुलेटिन उसमें साक्षी जी ने क्या बोला होगा ऊपर किस बात क्या बयान दिए जाते हैं और क्या खिलवाड़ किया जाता है न्यायालय की गरिमा और मर्यादा के संग कितना खिलवाड़ होता है। जब इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान का, उसमें आप बधाई बिग बुलेटिन का ये जो है वो अपने बुलेटिन ये भी अवश्य रूप से आएगा कि जिसमें इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं न्यायालय की मर्यादा कर्मा की। क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्षमा मांगेगी? आज सुप्रीम कोर्ट ने राम के अस्तित्व पे मोहर लगाई है, क्या कांग्रेस पार्टी अब क्षमा मांगेगी? राम को काल्पनिक बोल दिया कांग्रेस क्षमा नहीं मांगे तो पार्टी आपने तो घोषित कर दिया, आपने तो दिया है, आपने तो न्यायपालिका को ऐसा बता दिया है कि न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी का कोई अनुषंगिक संगठन है। आपके बयान के हिसाब से
न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन है कि आपने उस संगठन में आदेश किया कि ऐसा होना है तो ऐसा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस, इसलिए भारतीय जनता पार्टी झांका रही जाने। अच्छा एक बात बताइए, न्यायपालिका ने राम के अस्तित्व को स्वीकारा, क्या कांग्रेस पार्टी क्या इस बात के लिए माफी मांगेगी कि उन्होंने राम को काल्पनिक कहा? अरे भाई माफी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आपके ऊपर तो मुकदमा क्या बात कर रहे हैं आप? माफी आपने न्यायपालिका पार्टी के अनुषांगिक संगठन घोषित कर, क्या बात कर रहे हैं आप देश में जो कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का फैसला दिया है। आप अकेले हिंदुस्तान में और किस बात की माफी की बात कर रहे हैं? हम तो न्यायपालिका के हर फैसले को मानते हैं, कोई बात होती है तो काल्पनिक नहीं मांगेंगे जब समय पूरा हो रहा है। लोगों ने साक्षी जी के एक बयान की चर्चा की जिसमें उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान और शमशान अनुपात के अनुसार होना चाहिए, और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस मंच पर ये कहा है कि ये बयान उनका अपना निजी बयान है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, विकास पांडे जी का और राजेंद्र नारायण मिश्रा जी का, शुभम तिवारी जी का, मयंक गुप्ता जी का और राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास पांडे का एक बार फिर हम लोग बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं लीडर ऑफ द वीक चुने जाने पर। उनका बहुत बहुत बधाई। इसी जोश के साथ में कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।